सामने वाले को समझ में आएगा। तो पाइथन का कोड यूज़र फ्रेंडली भी हो और डेवलपर फ्रेंडली भी हो। दूसरा, यूज़र को जब आप इंफॉर्मेशन दें तो यूज़र का इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा हो कि यूज़र की सीक्वेंस हो, कोई लॉजिक हो, और फिर उस लॉजिक के मुताबिक जो है ना आप उसको अब वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब हम अगर देखें हमारे पास जो आ रहा होता है यूज़र का इन्वायरमेंट, अब जब देते हैं प्रोग्राम को कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन में पहले हम देखें सीक्वेंस बनाएंगे, नेम, एज, फेवरेट कलर, एट्सेट्रा। तो इसके अंदर सीक्वेंस होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपके जहन में आया वो पहले कर, कोई लॉजिकली सोचेंगे चीज़ों के अंदर कि नेम पहले आएगा या एज पहले आएगी। नेम आएगा, फादर नेम आएगा, फिर कास्ट आएगी, फिर एज आएगी, ठीक है। कोई लॉजिकल सीक्वेंस होनी चाहिए, फिर जेंडर आएगा, फिर अकॉर्डिंगली आएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं कि किस तरह से यूज़र की आप अटेंशन को अट्रैक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे तो देखें आपकी जो इंट्रैक्शन होनी चाहिए वो यूज़र के साथ मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे आप यूज़र से कह रहे हैं प्लीज़ इंटर योर नेम, तो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे यूज़र को, और जो इनपुट के बाद जो आपका डेटा स्टोर होगा वो भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए कि आपके अलावा भी कोई कोडर डेवलपर कोड को देखे तो उसको कोड समझ में आ रहा हो कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ आपको पता हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेम वेरिएबल की बजाय ए बी सी दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है। या आप इनपुट ले रहे हो 2 नंबर को सम करना है तो आप लेते हैं ए, इनपुट लेके ए में स्टोर कर लेते हैं, दूसरा इनपुट लेते हैं बी में स्टोर कर लेते हैं, और ए प्लस बी बना के सी बना लेते हैं। तो उसकी बजाय आप क्या करेंगे, इनपुट ले नंबर 1 में स्टोर करें, दूसरा इनपुट ले नंबर 2 में स्टोर करें, और दोनों को सम करके रिजल्ट में स्टोर करें। तो वेरिएबल के नेम कन्वेंशन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह से एज। अच्छा, जब एज आपने ली, यहाँ पे देखें आपका एक एरर है कि अगर आप देखें एज अगर आप ले रहे हैं और वो देगा क्या, ईयर्स में देगा ना एज, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो ये इसमें किस में आनी चाहिए, ये इंटीजर में आनी चाहिए। तो लेकिन आपका स्टोर डेटा किस में हो रहा है, स्ट्रिंग में हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप टाइप कास्टिंग भी करेंगे कि इसके अंदर इनपुट में लेके उसको फिर इंट में कन्वर्ट करेंगे। फेवरेट कलर आपने ले लिया, फिर प्रिंट कर रहे हैं आप कि हाई नेम, नेम यू आर द एज ऑफ ईयर ओल्ड। अब वेरिएबल फैच कर लिया आपने, और वेरिएबल फैच करके आप उनको डिस्प्ले करा देंगे। हैंडल द यूज़र एरर ग्रेसफुली। एरर आ सकते हैं, देखिए एरर आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एरर को फिक्स ना करना आना ये बुरी बात है कि आपको वो चीज़ें समझ में ना आए कि एरर को हैंडल कैसे करना है। तो इसी तरह से यूज़र के पास एरर आ सकते हैं और आपके पास ऐसा इनपुट हो सकता है जिससे एरर जनरेट हो सकते हैं। तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में आपने जस्ट डेटा को इस तरह से प्रोसेस करना है कि एरर को मिनिमाइज़ कर लें। मिसाल के तौर पे आप, हो सकता है कि आप एज जो है यूज़र गलती से -18 लिख दे, 18 की बजाय -18 लिख दे। एज माइनस में तो नहीं होती, पॉजिटिव में होनी चाहिए। सो इस तरह अगर आपके पास नंबर आ जाए या ऐसे दे दें जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हों, तो आप ट्राई कैच लगाएंगे, बोलेंगे वाइल ट्रू, कंटिन्यूसली यूज़र से लेते रहेंगे, पहले यूज़र से ट्राई करेंगे कि एज दे, और एज को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अगर यूज़र एज दे देता है सही इंटीजर में फॉर्म में, तो फिर आप ब्रेक कर देंगे, यानी दोबारा लूप नहीं चलाएंगे, वरना अदरवाइज़ पूछते रहेंगे। अगर इंटीजर में नहीं देता, वैल्यू ऐसी वैल्यू दे देता है जो कि एररेबल है, यानी वैल्यू एरर आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, देन यू हैव डजेंट सीम्स टू बी नंबर प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर इनपुट देता है वो करेक्टर में, तो आपका जो कन्वर्जन फार्मूला है जो इनपुट को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में, ये एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये एरर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, आपकी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, और एक्सेप्शन जनरेट पे एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी एरर को कैप्चर करेगी और अकॉर्डिंगली बता देगी यूज़र को कि आपने जो नंबर इंटर किया है वो सही नहीं है, वो नंबर ही नहीं है। तो दोबारा फिर लूप चलेगा, वाइल चलता रहेगा जब तक कि आप सही नंबर इंटर ना करें। तो इस तरह से आप यूज़र की जो एरर है, जो यूज़र गलत डेटा दे सकता है, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फिर प्रोवाइड करें फीडबैक टू द यूज़र, यानी यूज़र को बताएं भी कि आपने गलती क्या की है। मिसाल के तौर पे आफ्टर कलेक्टिंग द यूज़र नेम, एज, फेवरेट कलर, प्रिंट द मैसेज दैट समराइज द इंफॉर्मेशन इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड पोलाइट मैनर। तो टास्क 2 में राइट कोड प्रोवाइड द पॉजिटिव फीडबैक टू द यूज़र मेकिंग यूज़र फॉर देयर इनपुट नॉलेज, एक्नॉलेजिंग
डेटा दे हैव इंटर्ड। अब उसकी इंफॉर्मेशन देखें कि यूज़र को आपने देना है कि आपने डेटा एंटर किया तो करना है थैंक यू, उसका नाम लेना है, एंड इट इज़ ग्रेट टू नो दैट यू आर द एज ऑफ दिस वन एंड यू आर ओल्ड एज ओल्ड आर एंड लव द कलर फेवरेट कलर। तो इस तरह से यूज़र को बताना है कि जो आपने एंटर किया डेटा वो डेटा क्या है, और उसको एक्नॉलेज करना है कि आपका डेटा हमारे पास आ गया है, और ये भी अप्रिशिएट करना है कि आपने डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड प्रॉपरली की है। फिर आ जाएं स्टेप 4 पे। वैलिड यूज़र इनपुट में हमने कहा कि हमने मॉडिफाई किया कोड को कि उसकी एज जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। एक तो हमने देखे पीछे चेक किया कि नंबर ही ना हो तो कुछ और दे दे तो उसको कन्वर्ट करते वक्त एरर जनरेट हो जाए, लेकिन अगर नंबर दे लेकिन नेगेटिव नंबर दे दे तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो इंश्योर द एज आर पॉजिटिव और कलर इज़ नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, कलर वो ज़रूर दे। तो हम यहाँ पे यूज़र को बोलेंगे एज दे, और इफ़ एज इज़ लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से कम लेस दे दी है, नेगेटिव में दे दिया है उसने गलती से, तो हम प्रिंट कराएंगे कि एज के नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव नंबर, प्लीज़ इंटर द वैलिड कोड। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब है आपने स्किप किया और फिर ब्रेक कर देंगे। ब्रेक के बाद वो दोबारा कोड जो है, अगर आपकी एज सही होगी यानी इफ़ वाली कंडीशन नहीं चली तो ब्रेक चलेगी या एज प्रॉपरली हैंडल हो जाएगी। और अगर आपकी इफ़ वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई और एज उसने नेगेटिव दी है, देन आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू का मतलब है बाकी वाली नीचे वाली लाइनों को आप स्किप कर देंगे, यानी ब्रेक एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं चलेगा, और दोबारा से आप यूज़र से डेटा लेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन जो है बार बार वो कैप्चर करता रहेगा जब तक आप पॉजिटिव नंबर ना दें और सही नंबर ना दें। सही नंबर ना दें तो ये ब्रेक एक्सेप्शन वैल्यू एरर कैप्चर कर लेगा, बोलेगा कि आपने जो वैल्यू दी है वो प्रॉपर नहीं है, इट्स डज नॉट सीम्स नंबर। और अगर नंबर दे तो डेफिनेटली ये एरर तो जनरेट नहीं हो सकता, तो उस सूरत में नंबर को एवेल्यूएट करेगा कि नंबर नेगेटिव तो ना हो। नेगेटिव ना हो के लिए वो एरर इफ़ के ज़रिए चेक करेगा। अब वाइल ट्रू इसी तरह से हम कह रहे हैं कि अगर वो कलर दे और कलर दे ही ना, तो हम कहेंगे इफ़ कलर जो उसने इनपुट किया है उसको कलर को हम स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप का मतलब उसके स्पेसिस को ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिप उसकी जो कलर की वैल्यू है, कार्डिनल वैल्यू है, वो नल तो नहीं है। इफ़ ऐसा हो कि तो नल हो तो उसको बोलेंगे यू डिडेंट इंटर एनीथिंग, प्लीज़ इंटर योर फेवरेट कलर, दोबारा कलर के लिए बोलेंगे। एल्स क्या करेंगे, लूप को ख़त्म कर देंगे और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि आपका स्कोप जो है वाइल लूप का, ये वाइल लूप का चलता रहेगा, और वाइल लूप के स्कोप के अंदर ही हम इफ़ लगा रहे हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट के लिए जाएगा, तो हमने इसके लिए इंडेंटेशन यूज़ की। और अगर उसने जो एरर कलर है वो प्रॉपर इंटर किया है तो एल्स पे जाएगा, और एल्स पे क्या करेगा, लूप को ख़त्म कर देगा, ब्रेक कर देगा, तो दोबारा लूप इटरेशन नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आते हैं हम ऐड हेल्पफुल कमेंट्स। जैसे मैंने कहा था कि जिस तरह यूज़र के लिए एक इंटरेक्टिव और गुड कोड लिखना ज़रूरी है, यूज़र उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर ले, और इसको हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग से और एरर हैंडलिंग से ट्रेस किया। इसी तरह से अगर आप यूज़र के साथ साथ डेवलपर का भी ख्याल रखें, यानी अगर आप कोड को मॉडिफाई करें बाद में कोई साल 2 साल बाद, तो आपको पता हो मैंने ये कोड में किया क्या था, तो अपने लिए कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन उस कोड में रख लें जो आपको हेल्प करे रिकॉल करने के लिए, दोबारा याद करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए। या आप नहीं हैं, जॉब छोड़ के चले गए, दूसरा बंदा जॉब कर रहा है वो, तो उसको पता हो कि ये कोड क्यों लिखा गया था, कैसे लिखा गया था, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यूज़फुल कमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें हैश साइन लगा के हम यूज़र को कमेंट देते हैं। तो आस्क द यूज़र फॉर देयर नेम, हम बता रहे हैं कि नीचे गया फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो यूज़र से नाम पूछ रहा है, यूज़र से उनके नाम पूछ रहा है, और नाम लेने के बाद कहाँ पे स्टोर कर रहा है, नेम वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। इसी तरह से आप कोई लूप लगा रहे हैं तो उसमें बताएंगे ये लूप आपने क्यों लगाया, तो आप कह रहे हैं लूप टू इंश्योर द वैलिड एज। आप ये लूप इसलिए लगा रहे हैं कि सही एज आ सके, सही एज आ सके, यानी एक तो एज जो है वो आपकी जो आए वो उसमें ये ना इशू हो कि स्ट्रिंग लिख दे, उसके अंदर हाउ आर यू लिख दे, ABC लिख दे, और दूसरा अगर नंबर ही लिखे तो नंबर में भी ये चेक करेगा कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए यूजिंग द इफ़।
तो यहाँ देखिए ये एज तब चेक कर रहा है कि ये एज ही हो, यानी इंटीजर में हो, अगर नहीं होगी तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, और अगर इंटीजर में है लेकिन लेस देन ज़ीरो है तो उसमें कहेगा एज के नॉट बी ज़ीरो, और फिर दोबारा लूप के लिए करेगा। और यहाँ पे हमारा अगर एक्सेप्शन जनरेट हो तो ये एक्सेप्शन प्रिंट करेगा और फिर दोबारा लूप चलेगा। अदरवाइज़ ब्रेक कंडीशन है जो बाहर निकाल देगी लूप से। तो ये आपने प्रॉपर कमेंट लगा दी तो इससे पता चल रहा है कि ये कोड क्या कर रहा है। एक और एग्जांपल देखें, फेवरेट कलर की भी हमने प्रॉपर कमेंट लगा दिया कि नंबर ऑफ़ लूप टू इंश्योर द वैलिड फेवरेट कलर इनपुट। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू में आप कह रहे हैं कि यूज़र से लेंगे कि आपका फेवरेट कलर बताए, और अगर यूज़र फेवरेट कलर देता है और वो स्ट्रिंग खाली नहीं है तो आप कहते हैं गुड, और अगर स्ट्रिंग खाली मिलती है तो उस सूरत में आप कहेंगे ये फेवरेट कलर स्ट्रिप इज़ नथिंग, कोई कलर नहीं है उसमें, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कहेंगे कि यू हैवंट इंटर एनी कलर, प्लीज़ इंटर योर फेवरेट कलर, और दो ये लूप चलेगा। ये एफ कंडीशन दोबारा से लूप पे ले जाएगी क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दिया ये इंफॉर्मेशन, एल्स नहीं एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ओके है और इस तरह कलर उसने दिया है, नाम दिया है, तो ब्रेक करेगा और बाहर निकलाएगा। फिर इसी तरह से यूज़र को ये फीडबैक देना कि आपने प्रॉपर नेम लिखा है, तो उसके भी हमने कहा प्रोवाइड द यूज़र प्रॉपर फीडबैक। तो इस तरह से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। स्टेप 6 हमारा आता है कि आप कोड को क्या करेंगे, अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपने मिनिमम लाइन ऑफ कोड में मैक्सिमम काम करवाना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोड को मॉड्यूलराइज़ करेंगे। जब आपका कोड बहुत लंबा हो जाता है तो उसको समझना आसान नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है। उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को मॉड्यूल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। मॉड्यूल का मतलब ये है कि हम जो एक तरह का काम यूज़र से ले रहे हैं कि यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से आप अलग अलग मॉड्यूल बना देंगे। सो मॉड्यूलराइज योर कोड। मॉड्यूलराइज योर कोड में क्या है कि योर कोड शुड बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर रीयूजेबल फंक्शन टू इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग यूज़र फ्रेंडली कोड दैट कैन बी यूज फॉर अपडेट मोर इजीली। अब टास्क हमारे पास ये है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो एक ही तरह का काम है उसको एक मॉड्यूल में बनाना है। मॉड्यूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन और क्लासेस का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गेट यूज़र नेम ए जो फेवरेट कलर है, इसको उठा के हम किस में रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे। तो यहाँ पे देखें एक फंक्शन बना दिया, डेफिनीशन के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं हम। फंक्शन का नाम हो गया गेट यूज़र इन्फो। नाम लिखने का तरीका, पैरेंथेसिस लगाएंगे, करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके बाद आपने कॉलन लगाना है। तो ये फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर इंडेंट करके आपने यूज़र से नेम लिया, उसकी एज ली, वैलिड एज ली, और उस तरह से कलर लिया। ये सारा कोड इंडेंट करके जब आपने लिखा एक इंडेंट के बाद, ये सारा कोड इस फंक्शन के अंदर आ गया। अब जहाँ भी ये कोड आपको चाहिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपने एक जनरल फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन। तो ये मॉड्यूल्स में आपका डिकम्पोज हो गया कोड। इसी तरह से ये सारे का सारा कोड आपका मॉड्यूल में डिकम्पोज हो गया और आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। इसी तरह से अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है, जो यूज़र ने इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्रिंट यूज़र इन्फो मैसेज फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम पास कर देंगे यूज़र का नेम, एज और फेवरेट कलर, और ये प्रिंट करवा देंगे। तो अब देखें हमारा कोड कम्पैक्ट हो गया। अब जहाँ हमें मेन प्रोग्राम में जाके हमें जस्ट नेम ले, एज और फेवरेट कलर लेना हो यूज़र का, तो बोलेंगे गेट यूज़र इन्फो। तो ये सारा कोड इसमें आ जाएगा और अकॉर्डिंगली नेम, एज और फेवरेट कलर में वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जब हमें पास प्रिंट करना हो तो प्रिंट यूज़र इन्फो फंक्शन कॉल करेंगे और ये जो वेरिएबल कलेक्ट किए थे ये पास कर देंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो मेन प्रोग्राम में हमारी सिर्फ ये 2 लाइनें आएंगी, जबकि ये कोड हम पीछे मॉड्यूल्स के अंदर सेपरेट फाइल में या सेम फाइल में हम शो कर सकते हैं और इस यूज़र को कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जो पॉइंट्स हैं मेन, उसमें ये है कि क्लियर यूज़र प्रॉम्प्ट्स। यूज़र से जो इंटरेक्शन करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ताकि यूज़र को सारी बातें समझ में आए इसके। फिर है एरर हैंडलिंग, कि वो कोड जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है कि कोड एरर आ सकता है, तो वहाँ पर प्रॉपर ट्राई कैच फ्लैग लगा के एरर हैंडलिंग यूज़ करें।
इनपुट वैलिडेशन, जो यूज़र ने इनपुट दिया उसको वैलिडेट करें, यानी जैसे हमने एज को चेक किया कि वो नेगेटिव तो नहीं, और इसी तरह हमने कलर को चेक किया तो वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं। फिर कोड मॉड्यूलरिटी है, जिसमें हमने क्या किया, कोड को मॉड्यूल्स में ब्रेकअप किया, यानी हमने गेट यूज़र इन्फो का फंक्शन बनाया और प्रिंट यूज़र इन्फो का फंक्शन बनाया, तो कोड हमारा मॉड्यूलराइज हो गया, 2 मॉड्यूल बन गए, एक इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, दूसरा इन्फॉर्मेशन प्रिंटिंग के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ दैट कमेंट्स लगाएंगे ताकि आप कोड को एक्सप्लेन कर सकें दूसरे लोगों के लिए भी, क्योंकि कोड एक सिंगल लाइन ऑफ कोड नहीं, थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड में होता है, और उस कोड को आपने अकॉर्डिंगली यूज़र को कम्युनिकेट करना है और डेवलपर को भी कम्युनिकेट करना है कि ये कोड कैसे डिज़ाइन हुआ। ठीक है, अब इस चीज़ों को सारे सामने रखते हुए आपके पास एक टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है, ताकि आप रिव्यू कर सकें कि किस तरह से डेटा टाइप और वेरिएबल्स को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे भी देखें, हम जब इंफॉर्मेशन लेंगे यूज़र से तो आप प्रॉपरली डेटा टाइप्स को पाइथन में रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इंट var 10, तो ये मुझे पता होगा कि ये वेरिएबल क्या बन रहा है, इंटीजर बन रहा है। तो इस तरह से कोड में आप लिख देंगे कमेंट के अंदर कि ये इंटीजर की फॉर्म में वेरिएबल बन रहा है। इसी तरह फ्लोट जब लेंगे, स्टोर करेंगे, हमारे पास स्ट्रांगली टाइप नहीं है, बल्कि पाइथन जो है यूज़र फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, वो आप जो टाइप करते हैं उससे अंदाज़ा कर लेता है कि वेरिएबल किस टाइप का बनेगा। जैसे आपने फ्लोटिंग दिया 10.5 दिया तो ये फ्लोट वेरिएबल बनाएगा, अगर 10 देंगे तो ये इंटीजर वेरिएबल बनाएगा। तो आप इसको अपने तौर पे लिख भी लेंगे कमेंट्स के अंदर कि ये फ्लोट वेरिएबल है। इसी तरह हेलो वर्ड जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, अगर बूलियन आप ट्रू देते हैं तो ये बूलियन वेरिएबल है। अगर आप बुलियन में लिस्ट देते हैं 1 2 3 और ये करली ब्रेसिस के अंदर बजाय स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं तो इट्स एक्चुअली ए लिस्ट। और यही काम अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं तो पैरेंथेसिस में 1 2 3 देंगे तो ये एक टपल बन जाएगी। और यही अगर आप करली ब्रेसिस में देते हैं और कॉलन सेपरेटेड के साथ 2 चीज़ें देते हैं तो ये एक डिक्शनरी बन जाती है, जिसमें पहली की है और दूसरी वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप कंडीशंस को बात करें, कंडीशंस के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस थी। जैसे कि हमने पहले किया चेक नंबर करना है तो आप इफ़ एल्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो सिंपली इफ़ नंबर देखेंगे ग्रेटर दैन 0 तो आप कह देंगे ये पॉजिटिव नंबर है। और इफ़ एल्स इफ़ ELIF यूज़ करते हैं, EL यूज़ होगा एल्स के लिए, और इफ़ हमने लगाया तो ये बन जाएगा ELIF एल्स इफ़ नंबर अगर लेस दैन 0 है तो रिटर्न क्या कर देगा, नेगेटिव वैल्यू, कि आपका नंबर जो है वो रिटर्न करेगा कि नेगेटिव है। एल्स कहेगा कि नंबर क्या है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो क्या हुआ, 0 हुआ नंबर। तो इस तरह से आपके पास फंक्शन चेक करता है और प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप इफ़ एल्स या कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नंबर को बार बार यूज़ करना हो या कोई प्रोसेस आपने बार बार रिपीट कराना हो तो आप लूप्स का सहारा लगते हैं। सबसे फेमस लूप आपके पास है फॉर लूप। जैसे आपने कहा आई इंट रेंज 1 to 11 और प्रिंट करवा देंगे आई को। और इसका ख्याल रखिएगा ख़ास तौर पे कि इंडेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वरना कोड में आपका आउटपुट नहीं आएगा, वो जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो प्रिंट नहीं होगा। तो फॉर लूप आपने लगाया फॉर इन आई इन रेंज 1 to 11। तो इसमें एक चीज़ नोटेबल है कि जो 11 इसलिए लिख रहे हैं कि हम 10 तक प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो आपने जो स्टार्ट पॉइंटिंग है वो तो इंक्लूड होता है प्रिंटिंग में, और जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। तो इस तरह से आप इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो प्रिंट कर देंगे। और इसी तरह से रिव्यू फंक्शन में जाएंगे तो डिफ़ाइन करेंगे पाइथन फंक्शन दैट कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। और फंक्शंस का अगर आप फैक्टिव यूटिलाइज़ करते हैं, एक फंक्शन तो हमने लास्ट में भी किया कि गेट नंबर का, और अगर आप फैक्टोरियल वगैरह का फंक्शन बनाना चाहते हैं कि सारी कंप्यूटेशन आपकी फ़ंक्शन में हो और फंक्शन को कॉल करें तो आपका आउटपुट आ जाए, तो ये एक एग्जांपल है फैक्टोरियल फंक्शन की। फैक्टोरियल में आप एक नंबर पास करते हैं, रिजल्ट इनिशियली 1 स्टोर किया, एक वेरिएबल बनाया, और लूप चलाएंगे आप i = 1 to n+1, यानी जो नंबर दिया है उसके एक ज़्यादा, क्योंकि n तक चल सके लूप, इसलिए हमें n+1 यहाँ पर शो करना पड़ेगा फॉर लूप में। जो लास्ट सेकंड पैरामीटर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड होता है। रिज़ल्ट में आप स्टोर करेंगे रिज़ल्ट मल्टीप्लाई बाय दैट आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो रिज़ल्ट आपका 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होता जाएगा बार बार, और रिटर्न में आप फिर रिज़ल्ट देंगे। तो फैक्टोरियल अगर हम निकालें तो फैक्टोरियल 5 अगर पास करें तो 5 में आपका लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक।
तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल बन जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 का जो रिज़ल्ट आएगा 2 इंटू 3 का 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप फिर 4 से, तो 6 इंटू 4 24 होगा। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 24 इंटू 5 जो आपका 120 रिजल्ट आएगा। इस तरह से आपका 5 का फैक्टोरियल 120 निकलेगा। इसी तरह से अगर आप देखें लिस्ट का इस्तेमाल हमने सीखा था कि अगर आपको एक डेटा स्टोर करना है, लंबा डेटा या ज़्यादा डेटा बनाना है, तो आप लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएं 5 टास्क की, तो आप बोलेंगे टास्क और टास्क 1 2 3 4 5 कामा सेपरेटेड, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जितने एलिमेंट वो आपकी लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। उनका रिट्रीवल बहुत आसान हो जाता है जब आप फॉर लूप के ज़रिए करें। तो फॉर टास्क इन टास्क प्रिंट कर देंगे टास्क को, तो उस सूरत में क्या होगा, ये टास्क जो है वेरिएबल, ये टास्क जो लिस्ट बनी हुई है उसमें से पहले टास्क को उठाएगा और प्रिंट कर देगा, फिर दूसरे को उठाएगा फिर प्रिंट कर देगा, फिर तीसरे को उठाएगा प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपके टास्क वेरिएबल कलेक्शन है जिसमें 5 टास्क हैं, और जो टास्क है वो सिंगल वर्ड है जो टास्क में से एक टास्क को पिक करके प्रिंट करवाएगा, और इस तरह से पूरे कलेक्शन के ऊपर वो इटरेट करेगा, यानी 1 बाय 1 एक एक को उठा के बाहर निकालेगा, प्रिंट करवाएगा। फिर आपका आता है कंसेप्ट रीफैक्टरिंग कोड। कोड को रीफैक्टर करना हो तो आपको मैंने कहा था जैसे मॉड्यूल्स में ब्रेक करना हो, तो इसको आप क्या करेंगे, फंक्शंस बना लेंगे, और फंक्शंस के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन में डेटा को प्रिंट कराएंगे और बोलेंगे टास्क अंडरस्कोर लिस्ट। आप दो चीज़ें पास करेंगे ऐड टास्क में। आपने एक तो किया टास्क अंडरस्कोर लिस्ट एज ए लिस्ट पास किया, और दूसरा टास्क पास किया। तो आप लिस्ट में अगर टास्क ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट बताएंगे किस में ऐड करना चाहते हैं, और टास्क बताएंगे कौन सा टास्क है। तो इस तरह से आप जाएंगे तो आपने कहा टास्क अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड मेथड यूज़ होगा, जो कि टास्क पास करेंगे और अपेंड मेथड क्या करेगा, लिस्ट में जितने टास्क हैं उनको भी रहने देगा, और +1 जो टास्क आपने दिया है वो ऐड कर देगा लास्ट में। फिर डिस्प्ले करवाना हो आपको उन टास्क को, तो डिस्प्ले में आप क्या करेंगे, वो टास्क लिस्ट को पास करेंगे और फॉर लूप लगा के आपने टास्क इन टास्क लिस्ट और 1 बाय 1 टास्क को प्रिंट कर देंगे। अगर आपने टास्क की खाली लिस्ट बनानी हो तो आप ऐसा करेंगे कि आप टास्क लिखेंगे और उसके बाद खाली स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे, तो इसका मतलब है आपने एम्प्टी लिस्ट बना ली, और फिर यूज़र से इनपुट लेके आप लिस्ट में डेटा ऐड करा सकते हैं यूजिंग अपेंड। और इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड टास्क फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम पास करें टास्क जो कि लिस्ट हमने खाली बनाई, और इसमें अंदर फिनिश प्रोजेक्ट हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जो कि एक टास्क है। तो फिनिश प्रोजेक्ट टास्क में ऐड हो जाएगा, रीड बुक टास्क में ऐड हो जाएगा, या इस तरह के जो भी आप टास्क देंगे वो टास्क में ऐड हो जाएंगे। फाइनली आपने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है टास्क को, तो डिस्प्ले टास्क टास्क प्रिंट करेंगे। डिस्प्ले टास्क फंक्शन है और इसमें आपने पास किया टास्क की लिस्ट जो कि लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर जितने भी टास्क होंगे जैसे कि फिनिश प्रोजेक्ट, रीड बुक एट्सेट्रा, वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर आप आते हैं टूवर्ड्स रिव्यू डिक्शनरी के अंदर। रिव्यू डिक्शनरी में आपने डिक्शनरी आइटम हमने बताया था, डिक्शनरी कैसे स्टोर करते हैं, आप डिक्शनरी स्टोर करते हैं कि की वैल्यू में देते हैं डेटा। तो करली ब्रेसिस के अंदर आपने स्टार्ट करना है, डिक्शनरी को सेव करना है। इसमें 2 आइटम देते हैं आप, एक की होती है जैसे टाइटल है, और दूसरी वैल्यू होती है जो कि फिनिश प्रोजेक्ट है। फिर दूसरी की वैल्यू है जो कि प्रायोरिटी है, फिर उसकी वैल्यू है हाई। स्टेटस की है और उसकी वैल्यू है इनकम्प्लीट। तो ये टाइटल आपके रिपीट होंगे तमाम टास्क के लिए, और वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो आप 3 चीज़ें बार बार यूज़र से देंगे कि टास्क का टाइटल क्या है, प्रायोरिटी क्या है, और उसका स्टेटस क्या है। और यूज़र ये 3 चीज़ें दे रहा होगा कि उसकी वैल्यू दे रहा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी जैसे फिनिश प्रोजेक्ट है, रीडिंग बुक है, गार्डनिंग वाटर गार्डनिंग है, तो आप कोई भी काम, प्लेइंग क्रिकेट है, व्हाट्सएवर जो टास्क देंगे, और फिर उसकी प्रायोरिटी दे देंगे लो हाई मीडियम, और बता देंगे टास्क या स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। फिर प्रिंट करवाना चाहें टास्क की लिस्ट को तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि टास्क की प्रायोरिटी क्या है, उसका स्टेटस क्या है और टाइटल, ये तीनों चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था जो कि था रिव्यू क्लासेस। क्लासेस कैसे बनाते हैं और क्लासेस का कंसेप्ट क्या होता है। तो वहाँ हमने जाके क्लास अगर बनानी हो तो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास, और उसके बाद क्लास का नाम देंगे, जैसे हमने यहाँ टास्क दिया। उसमें हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं जो क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
जैसे हमने डेफ फंक्शन जो है डेफिनेशन के लिए साथ डेफ एक फंक्शन डिफाइन किया, और कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे नाम देते हैं पाइथन में इनट। इनट का मतलब इनिशियलाइजेशन, और इसका लिखने का तरीका ये है कि अंडरस्कोर शुरू में भी देंगे और अंडरस्कोर लास्ट में देंगे। स्पेशलाइज वे है इसको पहचानने का, और नाम देंगे इसका कंस्ट्रक्टर इनट। इसमें पहला जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो आर्गुमेंट खुद का होता है, यानी ऑब्जेक्ट अपने आप का रेफरेंस पास करती है, तो इसको ऐसे पास करते हैं कि सेल्फ के ज़रिए हम इसको पास करते हैं। फिर हमारे पास टाइटल होता है, आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट जितने भी हो आपके, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हैं, तो टाइटल, प्रायोरिटी और स्टेटस हम तीनों पास कर रहे हैं। अब सेल्फ क्या है? सेल्फ रेफरेंस था उस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट आपकी क्रिएट होगी पहली ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, यानी उसका एड्रेस मेमोरी में बन जाता है, उसको यूज़ करते हुए आप उसके एक सब मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा टाइटल, उसको आप जो करंट टास्क बना रहे हैं उसका टाइटल दे देंगे। वेरिएबल होगा प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी की वैल्यू दे देंगे। स्टेटस का वेरिएबल होगा, उसको स्टेटस की वैल्यू दे देंगे। तो ये टाइटल, प्रायोरिटी और स्टेटस एक कंपाउंड समझ लें ऑब्जेक्ट होगी। एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट में ये 3 वेरिएबल होंगे, और उन 3 वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर पास करें, और उस कंपाउंड जो है समझ लें ऑब्जेक्ट के नाम जो है वो सेल्फ के ज़रिए हम कॉल करेंगे, यानी वो रेफरेंस पास करेगी अपना, और ये सेल्फ हर ऑब्जेक्ट का नया होगा, यानी वेरिएबल जो है मेमोरी में जाके जब स्टोर होगा तो वो एक नई लोकेशन पे होगा, और हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि मेमोरी में डेटा अलग अलग जगहों पे स्टोर होगा। तो जो सेल्फ जो है वो उस एड्रेस को रेफ़र कर रहा है जहाँ पर डेटा स्टोर होगा, और उसके अंदर फिर फर्दर 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, बनेंगे। अच्छा, जब आपने डिस्प्ले करना हो उसको डेटा को, तो आप उसमें सिर्फ सेल्फ पास करेंगे। सेल्फ का मतलब वो लोकेशन पास करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की आईडी या उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करेंगे कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के डेटा चाहिए, तो इसमें सेल्फ पास करेंगे, और सेल्फ में जाके वो उठा लेगा सेल्फ डॉट टाइटल, सेल्फ डॉट प्रायोरिटी, सेल्फ डॉट स्टेटस, ये तीनों मेमोरी लोकेशंस को डेटा उठाएगा, और डेटा उठाने के बाद उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर आप उसमें डेटा लेना चाहें और उसको दिखाना चाहें कि एक पर्टिकुलर टास्क हो, तो टास्क इज इक्वल टू आप टास्क क्लास कॉल करेंगे। देखिए क्लास का नाम है, ये क्लास का नाम के साथ हमने कॉल किया तो इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा टास्क 1, ये क्लास का नाम किया टास्क, और उसके अंदर हमने पास कर लिया क्या? फिनिश, प्रोजेक्ट, हाई और इनकम्प्लीट, ये 3 वेरिएबल पास करें हम, टाइटल, प्रायोरिटी और स्टेटस। सेल्फ पास नहीं करेंगे। सेल्फ क्या है? जब हम टास्क को क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस खुद से कॉपी हो रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सेल्फ को छोड़ के बाकी 3 पैरामीटर की वैल्यू देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे दी, फिनिश प्रोजेक्ट, हाई और इनकम्प्लीट। फिनिश प्रोजेक्ट रेफ़र कर रहा है टाइटल को, हाई रेफ़र कर रहा है प्रायोरिटी को, और इनकम्प्लीट रेफ़र कर रहा है स्टेटस को। तो ये स्टेटस के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब आप डिस्प्ले कराएंगे तो जस्ट पिक करेगा उस ऑब्जेक्ट को और जस्ट डिस्प्ले कर देगा। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था फाइल हैंडलिंग का, कि आप अगर फाइल में डेटा स्टोर करें तो कैसे करेंगे, फाइल से डेटा रीड और राइट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ाइल बनाते किस लिए हैं, कि हमारे पास हार्ड ड्राइव में अगर हम डेटा स्टोर करना चाहें, क्योंकि मेमोरी में तो जब प्रोग्राम आप क्लोज़ करेंगे तो डेटा वैनिश हो जाएगा, तो हम चाह रहे हैं डेटा हमारे पास रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, हार्ड ड्राइव पे फ़ाइल बना लेंगे। तो उसको फ़ाइल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोसेस डिफाइन किया है, डेफ रीड टास्क फ्रॉम द फाइल, और इसमें पैरामीटर पास करेंगे फ़ाइल का। अच्छा, पैरामीटर पास किया है फ़ाइल का क्या पैरामीटर है? फ़ाइल का नाम है, फ़ाइल नेम। अब हम जब फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है कि विथ ओपन फंक्शन है कि हम ओपन करें फ़ाइल को, और ओपन करने के बाद उसमें क्या फाइल करेंगे, फ़ाइल का नेम पास करेंगे, और आर का मतलब है रीडिंग मोड। आप फाइल को कैसे कर रहे हैं, रीडिंग के लिए कर रहे हैं। और एज फाइल का मतलब है, इसका आपने एलियस बना लिया कि फ़ाइल को ओपन करके रखो रीडिंग मोड के लिए, और उसको जब एक्सेस करोगे तो एज ए फाइल के नेम से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा टास्क डॉट फाइल डॉट रीड लाइन, हम एक लाइन रीड करेंगे उस फाइल में से और उसको स्टोर कर देंगे टास्क के अंदर, और फिर फॉर लूप लगाया है उस टास्क को इन टास्क, और हम इसको जब प्रिंट करना चाहेंगे तो उस टास्क का रेफरेंस यूज़ करके, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, डॉट स्ट्रिप करेंगे ताकि हम उसके स्पेसिस वगैरह को रिमूव कर सकें, और प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट करेगा, लेकिन टास्क की सिर्फ टास्क का हम टाइटल लेंगे और उसको स्ट्रिप करवा देंगे, स्ट्रिप में वो उसको प्रिंट करवा देगा उस फाइल को, यानी पूरी की पूरी लाइन में हमारे पास वो स्पेसिस हटा के, लाइन में और स्पेसिस भी हो सकते हैं, उन स्पेसिस को हटा के
पूरी हमारे टास्क को प्रिंट करवा देगा। अगर आप रीड करना चाहें यानी कॉल करना चाहें फंक्शन को, तो ये हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है, रीड टास्क फ्रॉम द फाइल। इसमें पास करेंगे टास्क को और टास्क डॉट टेक्स्ट उसको प्रिंट कर देंगे। इसी तरह से अगर हमारा 10 टॉपिक जो था वो था एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, ट्राई कैच का ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई कैच में हम पॉसिबल वो कोड रखते हैं जहाँ पे एरर आने की पॉसिबिलिटी है। तो हमने कहा डेफ रीड फाइल विथ एरर हैंडलिंग, फंक्शन का नाम लिखा है, इसमें पास वही कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग वही कोड पास करेंगे जो हमने अभी यूज़ किया था, लेकिन इसको रखेंगे ट्राई के अंदर। हमें पॉसिबिलिटी है कि जो आप फाइल नेम पास करें वो फाइल नेम गलत दे रहे हो, वो फाइल एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो उस सूरत में आपकी पाइथन क्या करेगी, उस सूरत में वो पाइथन एक एरर जनरेट करेगी और एरर जो है वो एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो ट्राई में रखा होगा। आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि वो आपका एग्जीक्यूटेबल मोड में रहेगा विथ गिवन द एक्सेप्शन के। एक्सेप्ट क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये आपको प्रिंट करवाएगा कि ये फ़ाइल जो आपने नाम दिया है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, फाइल नॉट फाउंड देगा। और उसके बाद रीड फाइल विद द एरर हैंडलिंग में आपने पास करके दिखाया कि ये हम रीड करना चाह रहे हैं फ़ाइल और उसका नाम पास कर दिया। अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये वाला एरर प्रिंट हो जाएगा, और एग्जिस्ट करेगी तो उसने क्या करना है, फिर उसने फ़ाइल को रीड करना है, रीड को डेटा में स्टोर करना है, दैन उस डेटा को प्रिंट करवा देना है। अगर फ़ाइल सही होगी तो डेटा आउटपुट में आ जाएगा, अगर फाइल सही नहीं होगी तो डेटा प्रिंट नहीं होगा। मॉड्यूल्स में हमने डिकम्पोज किया था अपनी क्लास को। अगर हम मॉड्यूल्स में डिकम्पोज कर लें अपने कोड को, तो उस पर यह होगा कि आप लाइब्रेरीज़ बना सकते हैं और उन लाइब्रेरीज़ के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। जब आप उस कोड को यूज़ करना चाहेंगे तो फिर उन लाइब्रेरीज़ को कॉल करेंगे, सिंपल स्टेटमेंट आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें मैथ लाइब्रेरी है, जो मैथ जो है मॉड्यूल है, मैथ से रिलेटेड सारे फंक्शन जो है आपने मैथ की फ़ाइल में रखे और इसको सेव कर दिया पैकेज के नाम से। जब इसको कॉल करेंगे आप तो इंपोर्ट यूज़ करेंगे, इंपोर्ट मैथ। तो अब आपकी जो करंट फोल्डर है, करंट फाइल है, उसके अंदर मॉड्यूल मैथ इनेबल हो गया, इसके फंक्शन आपको यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे। आप प्रिंट करवाना चाहें तो बोलेंगे मैथ डॉट sqrt 16, आप प्रिंट करेंगे और 16 का स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा जो कि आउटपुट 4 होगा। इसी तरह से ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कोड बनाएंगे तो कोड को डीकम्पोजेबल बनाएंगे, यानी आपको फैक्टरिंग कर लेंगे, उसके कंपोनेंट्स बना लेंगे ताकि आपको इजी रहे, कोड एक्सेसिबल रहे और आसानी से आप कोड को बना सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो टास्क को ऐड करना और टास्क को रिमूव करना और टास्क को डिस्प्ले करवाना, हमने 3 फंक्शन बना लिए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो टास्क को ऐड करने के लिए हमने लिस्ट दी और टास्क पास कर दिया, और लिस्ट डॉट अपेंड में टास्क अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड के ज़रिए उसमें टास्क ऐड करवा दिया। रिमूव करना हो तो सिंपली वही काम करेंगे, लेकिन फंक्शन ऐड की बजाय अपेंड की बजाय क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बाकी सारा कोड वही है, सिर्फ आपने फंक्शन चेंज किया, यहाँ पे अपेंड था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने डिस्प्ले करवाना हो टास्क को तो फिर लिस्ट पास करेंगे और लिस्ट में से वो क्या करेगा, टास्क 1 बाय 1 उठाएगा और प्रिंट कर देगा, प्रिंट फंक्शन टास्क को आउटपुट में ले आएगा। और अगर आपने टास्क कलेक्ट करने हो तो फिर आप टास्क कलेक्ट करने के लिए आप एक एरे की लिस्ट बनाएं, उसमें ऐड टास्क कॉल करें जो टास्क ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा, डिस्प्ले करें उस टास्क को और फिर रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर लें, और रिमूव करने के बाद डिस्प्ले करेंगे तो आपकी लिस्ट दोबारा से खाली हो चुकी होगी। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो हमें बार बार किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। उसमें क्या होता है, फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, इंटरनल कोड को कॉल करता है, तो ऐसे फंक्शंस को कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ पे हम रिकर्सिव फंक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं टू कैलकुलेट सम ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर, हमारे पास लेट्स सपोज कोई लिस्ट है, उसमें जितने भी नंबर हैं उनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, तो ये एक फंक्शन बन गया रिकर्सिव सम। इसके अंदर आपने लिस्ट पास कर दी, पहले वो चेक करेगा कि लिस्ट कितनी लंबी है, तो इफ़ लेंथ निकालेगा, इफ़ लेंथ LEN लेन लिस्ट पास करेंगे इज इक्वल टू 0, यानी लिस्ट की लेंथ जो है वो 0 है, तो उस सूरत में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0, एल्स रिटर्न करेगा लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट, और फिर कॉल करेगा प्लस रिकर्सिवली उसको सम करेगा लिस्ट के ऊपर 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। 1 से मतलब 1 तो आपने यू पिक कर लिया,
उसको ऐड करेगा बाकी के एलिमेंट के अंदर, 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक चलता रहेगा। फिर नंबर्स के अंदर आप जाएं तो नंबर्स में आपने पास कर दिया 1 2 3 4 5, ये लिस्ट पूरी पास कर दी। और लिस्ट पूरी पास करने के बाद आपने उस पूरी लिस्ट को कॉल करना है रिकर्सिव सम के ज़रिए। तो 1 पिक करेगा ये, और 1 पिक करने के बाद फिर 2 को पिक करेगा, उसको सम करेगा फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। इस तरह से कोड को सम करता जाएगा और कोड सम हो जाएगा। रिव्यू करेंगे हम फिर गेट कॉन्सेप्ट को। गेट को मैंने सिखाया था कि आप गेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोल के अंदर, सिस्टम के अंदर, ताकि आपका कोड जो है वो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे स्टोर रहे और यूज़ करता रहे। ठीक है, तो ये हमने समराइज़ कर दिया आपके लिए कि किस तरह से हमने टास्क को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग के, वो किस तरह से यूज़ होंगे और आपने टास्क को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। वेरी ब्रीफ वे में समराइज़ कर दिया।